हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 9 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज से एक नया इनिशिएटिव हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। सुबह में आपका करंट अफेयर्स तो आता ही है 5 AM पर। आप क्या करेंगे 6 PM यानी शाम को 6 बजे हम लोग डेली PIB एनालिसिस भी प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, आप डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे प्लस PIB कवर करेंगे। तो एक तो आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, साथ ही साथ एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि PIB के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो डेली PIB एनालिसिस आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगा और करंट अफेयर्स सुबह में आपको मिलता ही है। हालांकि अंतर इतना रहेगा, PIB संडे को नहीं आएगा लेकिन अब करंट अफेयर्स संडे को भी अपलोड होगा क्योंकि हमने एक क्वेश्चन कम कर दिया है। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैस्टल, विश्व का सबसे ऊंचा सैंड फोर्ट किस कंट्री में बनाया जा रहा है? तो बालू से निर्मित सबसे ऊंचा किला बन रहा है डेनमार्क में। कहां पे? डेनमार्क में। ये देख लीजिए, ये है आपका सैंड कैस्टल। 21.16 कितना 21.16 मीटर इसकी ऊंचाई है। 21.16 मीटर, लगभग 65 मीटर ऊंचाई है। तो सैंड कैस्टल विश्व का सबसे ऊंचा कहां पे बन रहा है? डेनमार्क में बन रहा है। लगभग 5000 टन, कितनी 5000 टन बालू का यूज किया गया है। इससे पहले जो सबसे ऊंचा सैंड कैस्टल था वो जर्मनी में था। ये जो है जर्मनी से भी 3 मीटर ऊंचा है। इसको बनाया किसने है? तो डच आर्टिस्ट हैं। नाम क्या है? विल्फ्रीड स्टीजर। क्या नाम है? विल्फ्रीड स्टीजर। डच आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ही बनाया है वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैस्टल। देखिए जो सैंड कैस्टल है टॉप पे इस पे पैंडेमिक को रखा गया है, यानी आज मैं ऊपर आसमान नीचे। पैंडेमिक ने जो है सबको नीचे कर दिया, बाकी खुद तो ऊपर ही है। डेनमार्क की बात करें तो यहाँ आप मैप में देख लीजिए, डेनमार्क कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेट्टे फेडरेक्शन। न क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स की फील्ड में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है आपके कौशिक बसु को। किसको? कौशिक बसु। तो जाने माने इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं कौशिक बसु, इनको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया जाता है। हाल ही में कौशिक बसु को दिया गया है। कौशिक बसु वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। कौशिक बसु को 2008 में पद्म भूषण भी दिया गया था। कुछ दिन पहले इनकी एक बुक लॉन्च हुई थी, न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो कौशिक बसु को मिला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ये हम्बोल्ट फाउंडेशन जर्मनी द्वारा दिया जाता है, आपको याद रखना है। हर वर्ष 100 रिसिपेंट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट को कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो CII ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट इसका फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया है। किसका? फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया है। ये देख लीजिए, CII ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया है। तो फर्स्ट एडिशन हुआ है इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का। किसने ऑर्गेनाइज किया है? CII, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर। देखिए इन्होंने ये बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन में बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया सकता है इस कोविड क्राइसिस में भी। इस पर पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट CII ने ऑर्गेनाइज किया। थीम आपको याद रखना है, डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। क्या है थीम? डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। CII की बात करें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। CII के प्रेसिडेंट कौन है? TV नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है गिरिराज सिंह जी ने। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी सेक्टर एंड फिशरीज के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। इनके द्वारा मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए, मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप जो फिश फार्मर्स होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप को किसने डेवलप किया है? तो ICAR का भुवनेश्वर बेस्ड यूनिट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। इसके द्वारा मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है। हालांकि फंडिंग किसने की है? तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो कि हैदराबाद में है, उसने इसके लिए फंडिंग की है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह जी ने। इसको डेवलप किसने किया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। और तीसरी चीज याद रखनी है कि फंडिंग की है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो कि हैदराबाद में है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। इंडिया में जो लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन होता है
इंक्लूडिंग इनलैंड फिशरीज का, वो आंध्र प्रदेश में होता है। हालांकि अगर सिर्फ मरीन फिशरीज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा होता है तमिलनाडु में प्रोडक्शन। इससे पहले गुजरात टॉप पे था मरीन फिशरीज में, लेकिन लास्ट ईयर तमिलनाडु में पीछे छोड़ दिया। इंडिया फिश का सेकेंड मेजर प्रोड्यूसर है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया का पार्ट है 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज की फर्स्ट सेक्टोरल इंडाइसेस किसने लॉन्च की है? तो इंडिया में एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए फर्स्ट सेक्टोरल इंडाइसेस ये लॉन्च किया है एनसीडेक्स ने। किसने? एनसीडेक्स ने। इंडिया का पहला एग्रीडेक्स लॉन्च किया था एनसीडेक्स ने, 2020 में लॉन्च किया गया था, आपको पता ही होगा। अब एनसीडेक्स द्वारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज में इंडिया का पहला सेक्टोरल इंडाइसेस लॉन्च कर दिया गया है। सेक्टोरल इंडाइसेस मतलब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए होंगे। जैसे ये दो इंडाइसेस हैं आपके, गोरेक्स और सोडेक्स। जो गोरेक्स है वो ग्वारगम के लिए है और सोडेक्स सोया ऑयल के लिए है या फिर सोयाबीन के लिए है। तो इंडिया का फर्स्ट सेक्टोरल इंडाइसेस किसने लॉन्च किया है? एनसीडेक्स ने, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। एनसीडेक्स ने लॉन्च किया है। क्या नाम है? गोरेक्स और सोडेक्स। आपको इतना जरूर याद रखना है, बाकी ये सारा एग्जाम में आपसे नहीं पूछेंगे। एनसीडेक्स की स्थापना 2003 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? विजय कुमार वेंकट रामन। और एग्रीडेक्स किसने लॉन्च किया था? एनसीडेक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि अपने 3 टाइगर रिजर्व को जोड़कर वो एक टाइगर कॉरिडोर बनाएगा? तो हाल ही में राजस्थान ने घोषणा की है। किसने? राजस्थान ने, कि अपने 3 टाइगर रिजर्व को घोषणा कर, मतलब कि आपस में जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर बनाएगा। ये देख लीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 3 टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, रामगढ़, विषधरी जो कि कुछ दिन पहले ही बना है, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इनको जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर बनाया है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रामगढ़ विषधरी सेंचुरी राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व और इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इसको देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 3 टाइगर रिजर्व को जोड़कर आपस में एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज राजस्थान। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। इसके अलावा आप याद रखिएगा, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है? जयपुर राजस्थान में। ये जो राजस्थान और पाकिस्तान को लाइन जोड़ती है इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन 2 कंट्रीज से इंडिया का बॉर्डर बनाती है, पहली है पाकिस्तान और दूसरी कौन सी है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी द्वारा हाल ही में एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। आपको बताना ये फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। ये देख लीजिए, इंडियन आर्मी द्वारा गुलमर्ग कश्मीर स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। तो ये है टीवी एक्ट्रेस विद्या बालन। इनको सम्मानित करने के लिए गुलमर्ग कश्मीर में जो एक फायरिंग रेंज थी उनका नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। तो नाम याद रखिएगा, विद्या बालन के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है इंडियन आर्मी ने। विद्या बालन इस समय बहुत फेमस है क्योंकि ऑस्कर इवेंट के दौरान एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज उन्होंने विद्या बालन को इन्वाइट किया था। इंडियन आर्मी की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी, जब CII की स्थापना हुई थी उसी वर्ष। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी के 28th आर्मी चीफ कौन है? MM नरवणे जी। MM नरवणे जी इस समय इटली की यात्रा पर थे, वहां पर इंडियन आर्मी मेमोरियल स्थापित किया है, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामपल में मैत्री पावर प्रोजेक्ट, इसको 2021 दिसंबर में कमीशन किया जाएगा। आपको बताना है मैत्री पावर प्रोजेक्ट रामपल जो स्थित है वो किस कंट्री में स्थित है? तो ये स्थित है बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो इंडिया जो है मैत्री, आपका जो मैत्री एक्सरसाइज है वो भी इंडिया बांग्लादेश के साथ ही करता है। तो उसी के तहत जो मैत्री इनिशिएटिव चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसी में एक मैत्री पावर प्रोजेक्ट बन रहा है रामपल में बांग्लादेश में। ये दिसंबर 2021 में कमीशन कर लिया जाएगा। तो बांग्लादेश इस बार अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है, अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है ना। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो गोल्डन जुबली मना रहा है। तो उसको देखते हुए दिसंबर 2021 में रामपल बेस्ड स्थित जो मैत्री पावर प्रोजेक्ट का पहला यूनिट है उसको ऑन कर दिया जाएगा। इस यूनिट की मतलब की कैपेसिटी कितनी होगी? 1320 मेगावाट। आप याद रखिएगा। ये रामपल यूनिट को कौन बना रहा है? तो भेल बना रहा है बांग्लादेश की कंपनी के साथ मिलकर। बांग्लादेश की बात करें तो ये है मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका, करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और मैंने आपको बता दिया रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इंडिया के कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद है? तो वर्तमान में इंडिया के 6 स्टेट्स में 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वेस्ट बंगाल चाहता है
कि वो भी अपने यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दे संविधान के आर्टिकल 169 के तहत। क्यों बनाना चाहता है वेस्ट बंगाल? क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं और उनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, क्योंकि 6 महीने से ऊपर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, तो अगर उनको मुख्यमंत्री बने रहना है तो जल्दी से जल्दी उनको मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ेगी और चुनाव जीतना पड़ेगा इसके लिए। तो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, इसीलिए विधान परिषद बनाना चाहती हैं ताकि वो विधान परिषद से इलेक्ट होकर आ जाए डायरेक्टली और मुख्यमंत्री बनी रहें। जिसको देखते हुए वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वो भी विधान परिषद बनाना चाहता है। हालांकि इंडिया में भी 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये 6 राज्य आप देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल में पहले कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, 1937 में थी, लेकिन 1969 में इसको एबॉलिश कर दिया गया था। अब वापस से चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं बना सकते हैं। आर्टिकल 171 के तहत किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है तो उसमें मैक्सिमम मेंबर कितने रह सकते हैं? स्टेट असेंबली की 1/3 के बराबर, और मिनिमम कितने रह सकते हैं? 40। याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर तो ममता बनर्जी हैं, बिना चुनाव हार के भी बन गई हैं। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। मैंडेट HQ फैसिलिटी हाल ही में रेजर पे द्वारा किसके साथ मिलकर लॉन्च की गई? तो मैंडेट HQ फैसिलिटी, इसको रेजर पे ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, रेजर पे द्वारा मास्टर कार्ड के साथ मिलकर मैंडेट HQ फैसिलिटी लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा? जितनी भी कार्ड इशू करने वाली बैंक हैं वो मैंडेट HQ फैसिलिटी का यूज कर सकती हैं रिकरिंग पेमेंट्स के लिए। रिकरिंग पेमेंट्स मतलब जैसे आपकी 1 तारीख को इंस्टॉलमेंट कटती है तो आपने अपना कार्ड से पेमेंट किया एक बार और फिर इसको सेट कर दिया कि हर बार 1 तारीख को ही आपका पेमेंट कट जाए, तो इसके लिए रेजर पे ने मैंडेट HQ फैसिलिटी लॉन्च की है। किसके साथ मिलकर? मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। रेजर पे याद करें 2013 में स्थापना हुई थी। रेजर पे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके CEO कौन है? हर्षिल माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के DG डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं N वेणुधर रेड्डी। कौन? N वेणुधर रेड्डी। ये देख लीजिए, ये हैं N वेणुधर रेड्डी, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने हैं। N वेणुधर रेड्डी 1988 बैच के IIS ऑफिसर हैं। अभी तक ऑल इंडिया रेडियो में DG की पोस्ट खाली थी काफी समय से, अब N वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल होंगे। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि 1936 में आपके ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि आकाशवाणी इसका नाम कब पड़ा था, तो 1957 में। ये ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी केंद्र है। अब आप अमित तिवारी से आज के समाचार सुनिए। तो 1957 में इसका आकाशवाणी नाम पड़ा था। इसका मोटो एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुजन हिताय भोजन सुखाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खुखरी, ये बहुत फेमस बुक है, किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा है राजपाल पूनिया ने। ये देख लीजिए, ये बुक है ऑपरेशन खुखरी, इसको राजपाल पूनिया ने लिखा है अपनी बेटी दामिनी पूनिया के साथ मिलकर। तो ऑपरेशन खुखरी मेजर जनरल राजपाल पूनिया ने अपनी बेटी दामिनी पूनिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ऑपरेशन खुखरी में बताया गया है कि 2000 में जब इंडियन पीस कीपर्स सिएरा लियोने में थे तो 200 इंडियन पीस कीपर्स को कैसे बचाया गया था। तो देखिएगा, ऑपरेशन खुखरी राजपाल पूनिया और बेटी दामिनी पूनिया ने लिखा है। पब्लिश कौन करेगा? पेंगुइन रैंडम हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट क्या रहेगी एज पर फिच रेटिंग एजेंसी? तो फिच के हिसाब से इंडिया की GDP ग्रोथ रेट रहेगी 10%। कितनी रहेगी? 10%। अगर आपका एग्जाम अगले 2 महीने में होने वाला है तो ये क्वेश्चन रट लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। 10% इंडिया की GDP ग्रोथ रहेगी फाइनेंशियल ईयर 22 में एज पर फिच रेटिंग एजेंसी। हालांकि पहले उन्होंने कहा था 12.8% रहेगी, जो कि अब बेकार हो गया है। फिच रेटिंग एजेंसी 10% ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन किया है लेटेस्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। फिच का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और CEO कौन है? पॉल टेलर। देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, किसी का भी नाम पूछा जाए, चाहे फिच का पूछा जाए चाहे मूडीज का पूछा जाए, इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि नई मिनिस्ट्री बनी है, उसके मिनिस्टर कौन बने हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर बने हैं अमित शाह जी। बाकी जितने भी मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं आप निश्चिंत रहिए, अगले 10 दिन में आपको सब रट जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना है, इस तरह से IT मिनिस्टर कौन बना है, तो उसका नाम लेके ही पढ़ते हैं, तो वो रट जाएंगे। जैसे राज्यपाल मैंने आपको बताया वैसे ही वो रट जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय हाल ही में बना दी गई है ताकि इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को बल मिल सके। तो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया जिसके मिनिस्टर होंगे अमित शाह जी। सहकारिता मंत्रालय का मेन पर्पस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना कोऑपरेटिव सेक्टर में। सहकारिता मंत्रालय तो बना ही है, उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस था उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया है। पहले ये पब्लिक इंटरप्राइजेस का डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री में था? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग का कौन सा एडिशन संजय धोत्रे द्वारा चेयर किया गया है? तो ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर इसकी मीटिंग का 8वां एडिशन संजय धोत्रे जी ने होस्ट किया है। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर स्टेट ये हैं संजय धोत्रे जी। इनके द्वारा ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्ट्री का 8वां एडिशन वर्चुअल मोड में होस्ट किया गया है। आपको बताइए जो आपकी 13वीं ब्रिक्स समिट है इसको इंडिया होस्ट कर रहा है इस साल। तो इस वर्ष जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसको इंडिया द्वारा ही होस्ट किया जाएगा। तो ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर कौन सा एडिशन? 8वां एडिशन संजय धोत्रे जी ने होस्ट किया है। तो 13वीं ब्रिक्स समिट इंडिया द्वारा होस्ट की जा रही है। 2016 के बाद तीसरी बार इंडिया के पास चेयरमैनशिप आई है ब्रिक्स की। ब्रिक्स आपको पता है 5 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हालांकि 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। येकातेरिनबर्ग में इसका पहला मीटिंग हुई थी आपके ब्रिक्स की। हालांकि साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था ब्रिक्स को। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फेमस पर्सनालिटी जिनका हाल ही में निधन हो गया, केशव दत्त जी और वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह का नाम सबको पता है, लेकिन केशव दत्त का शायद आपको नाम पता हो, देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हैं केशव दत्त जी, जाने माने हॉकी प्लेयर, 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट केशव दत्त जी का निधन हो गया। याद रखिएगा, आजादी के बाद हॉकी में जो पहला गोल्ड इंडिया ने जीता था वो केशव दत्त जी उस टीम का पार्ट थे। इनका जन्म हुआ था लाहौर में, लेकिन कोलकाता के रहने वाले थे, यानी आजादी के बाद इंडिया आ गए थे ये। तो केशव दत्त जी हॉकी प्लेयर थे, वेस्ट बंगाल में रहते थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये कौन है? वीरभद्र सिंह, इनका भी निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे वीरभद्र सिंह, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के चौथे चीफ मिनिस्टर थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, इनका भी निधन हो गया। ये आज की वीडियो क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।